मैं अब्बा के साथ रेलवे स्टेशन आई थी। अब्बा टिकट लेने गए तो वापस ना आए। वो कहीं गुम हो गए थे। मैं रोते हुए उन्हें ढूंढ रही थी, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। सुबह से रात हो गई, पर अब्बा ना मिले। मैं परेशान होकर रोने लगी थी। तब दो औरतें मेरे पास आईं और मुझे मेरे अब्बा का नाम बताकर मुझे कहा कि उन्होंने मुझे लेने के लिए उन औरतों को भेजा है। अब्बा का नाम सुनकर मैं उनके साथ चल पड़ी, लेकिन मेरी टांगें कांपने लगी जब उन औरतों ने सुनसान इलाके में ले जाकर मुझे एक चारपाई पर लिटाकर बांध दिया। फिर एक माजूर आदमी मेरे पास आया। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसने मेरा नाम शहजादी है। मेरी माँ ने मेरा नाम शहजादी रख तो दिया, लेकिन सब मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि मैं काले रंग की थी। मेरी अम्मा और अब्बा का रंग गोरा था और ताया चच्ची की बेटियां भी सब गोरी चिट्टी थी, लेकिन मैं काले रंग की थी। सभी मेरा मजाक उड़ाते, मुझे ताने देते। स्कूल जाना शुरू किया तो वहां भी टीचर्स मुझे काली काली कहकर पुकारती। हमारा छोटा सा घर था और मेरा अब्बा टैक्सी चलाता था। मैं थकी थकी जब घर में दाखिल हुई तो मेरी अम्मा सहन में बैठी कपड़े धो रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या पकाया है? वो शायद पहले ही गुस्से में तपी बैठी थी। कहने लगी, तुम्हारा बाप जितने पैसे देता है उसी से बस एक वक्त की रोटी बन जाती है। खानी है तो जाकर खा लो। तुम्हारा बाप कोई लैंडलॉर्ड नहीं है जो कीमा बना के रखती। मैं सुबह की बनी हुई रोटी पड़ी है और आलू का सालन भी बना हुआ है, जाओ जाकर खा लो। मुझे बहुत रोना आया। मुझे सबसे ज्यादा रोना अम्मा के रवैये पर आया था। मैंने भी कह दिया, नहीं नहीं खाने मुझे आलू। रोज आलू खा खाकर थक चुकी हूँ मैं, आप दाल ही बना लेती। कपड़े से बना बैग जिसको मेरी अम्मा ने हाथ से सिलाई करके दिया था, मैंने वो बदतमीजी से फेंक दिया था, जिस पर मेरी अम्मा ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मा के यहाँ मजीद औलाद पैदा ना हो सकी। घर पर भी सभी मुझे काली बुलाते। जब तक दादा जिंदा थे वो मेरी तरफदारी किया करते थे। वो कहते, अरे क्या हुआ, रंग काला है, अल्लाह ने बेटी तो दी है। लेकिन उनके जाने के बाद हमारा 2 कमरों का मकान मजीद छोटा लगने लगा था। घर से एक रौनक ही खत्म हो गई थी। अब्बा भी रोज सुबह सुबह निकल जाते, रात को देर से घर लौटते थे। हमारे मोहल्ले में मेरी एक सहेली थी जिनके घर पर टीवी था। मैं उस वक्त छठी जमात में थी। वो रोज हमारे घर आती, हम गुड्डे और गुड़िया की शादी करते। फिर मुझे टीवी ड्रामे देखने का शौक चढ़ गया और मैं रोज उनके घर जाने लगी। लेकिन उसकी अम्मा मुझसे पहले घर का काम करवाती और जब मैं टीवी देखने बैठती तो वो कहती, अब मेरे बेटे घर आने वाले हैं, उनका पसंद का ड्रामा लगता है, चलो तुम अपने घर चली जाओ। और मेरा दिल खराब हो जाता। उसके बाद मैंने उनके घर जाना ही छोड़ दिया। हमारे मोहल्ले की नुक्कड़ पर एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक बूढ़ी औरत सी रहती थी। उसने छोटी सी करियाने की दुकान खोल रखी थी। वो छड़ी के सहारे चलती थी। कभी मैं रोते हुए उसके पास से गुजरी तो वो मुझे टॉफी या बिस्किट का पैकेट दे देती। मैं भी उनके पास बैठने लगी। वो वाहिद औरत थी जो मुझे मेरे नाम से पुकारती थी, शायद इसलिए कि वो बूढ़ी हो चुकी थी या फिर उसे ठीक से नजर नहीं आता था। वो कहती, अरे जब मैं जवान थी ना तो बहुत हसीन हुआ करती थी। मेरे 2 बेटे थे। अल्लाह से बहुत दुआएं करती कि मुझे कभी बेटी मत देना, क्योंकि मुझे उसके नसीबों से डर लगता है। मैंने अपने बेटों को बहुत मुश्किल से पाला है। जब काम धंधे पर लग गए हैं तो उनकी शादियां कर दी। फिर मैं उनको बोझ लगने लगी और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब सोचती हूँ काश एक बेटी होती तो वो मुझे संभाल तो लेती, मेरा ख्याल तो रखती। तुम भी मेरी बच्ची लोगों की बातों से परेशान ना हुआ करो। तुम देखना तुम्हारी शादी किसी शहजादे से होगी जिसका बड़ा सा घर होगा। तुम्हें वो हर खुशी देगा। और मैं उनकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती थी। घर आई तो आज भी अम्मा आलू अंडे बनाकर बैठी थी। अब्बा भी घर पर थे। मैंने सालन परे धकेल दिया और कहा कि आप चावल ही बना लेते। माँ के बोलने से पहले अब्बा बोल पड़े, नाम शहजादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि नखरे भी शहजादियों जैसे करे। तो माँ बेटी में जरा भी शर्म और शुक्रगुजारी नहीं है। अम्मा ने अब्बा की बात का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया और पूरी कुव्वत से कसकर थप्पड़ मारा। मैं पीछे को गिर गई थी और रोने लगी। अम्मा हर बार बिला वजह अब्बा का गुस्सा मुझ पर ही निकालती थी। आजकल अब्बा घर पर पैसे भी नहीं देते थे। अम्मा भी हर वक्त सर बांध कर लेटी रहती थी। उनके सर का दर्द नहीं जाता था। मैंने जब से होश संभाला था
रोज रोज की मार और मामूली मामूली बातों पर बेइज्जती मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। अब मेरी कोई सहेली भी नहीं रही थी। अम्मा भी सारा सारा दिन सर पकड़े बैठी रहती और हाय हाय करती रहती थी। अब्बा से कई बार अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाने का कहा तो वो कहते, अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये सारे ड्रामे करती है, इतने से सर दर्द से कहीं मर नहीं जाएगी। अम्मा खुद से सर दर्द की गोलियां खाती रहती। अब अम्मा के बाल भी झड़ने लगे थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां गहरी होती जा रही थी, उनकी आंखें अंदर को धंसती जा रही थी, गहरे सियाह हल्के पड़ चुके थे, सारी सारी रात दर्द से तड़पती रहती थी। अब तो अब्बा भी कई कई दिन घर नहीं आते थे। मेरा कोई ननिहाल भी नहीं था जिसके पास अम्मा को लेकर जाती। और एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तू मेरी अच्छी बेटी बन के रहना, कभी अपने बाप के सामने बोलना मत। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है, उसमें से उनके 2 बच्चे हैं। बेटी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा बाप हम माँ बेटी को क्यों बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन तुम कभी इस घर को छोड़कर मत जाना, यहीं पड़े रहना। दुनिया बहुत जालिम है मेरी बेटी, अगर तू इस घर से निकली तो बाहर की दुनिया तुझे नोच डालेगी। अम्मा मुझे सीने से लगाए रोती रही और कहती रही, मेरी बच्ची, मैं तुझे कभी कोई खुशी नहीं दे सकी, तुम्हारी पसंद का खाना एक भी नहीं बना सकी, लेकिन तुम्हारी पसंद के हेयर क्लिप मैंने खरीद लिए थे। मेरी बेटी के बाल लंबे हैं। मैं सब बातें भूलकर अम्मा से हेयर क्लिप मांगने लगी। बेड के नीचे से एक संदूक निकालकर अम्मा ने मुझे हेयर क्लिप दिया। अम्मा फिर से वही पुराने जमाने के बेड पर लेट गई, जिसको रस्सियों से जोड़कर बनाया गया था और एक मोटा सा गद्दा बेड पर डाला गया था। मैं अपने बालों में हेयर क्लिप लगाने लगी और भागकर माँ को दिखाया। अम्मा देखो कैसा लग रहा है। वो मुझे देखी जा रही थी, लेकिन अम्मा चुप हो गई थी। मैं अपनी माँ का कंधा हिलाने लगी, पर वो आंखें नहीं चिपक रही थी। मैं भागकर हमसायों के घर गई। वहां से खाला मुजीदा और उनका शोहर भागते हुए आए। अम्मा के मुंह पर पानी लगाया, छींटे मारे। इतने में उनका बेटा डॉक्टर को लेकर आ गया और डॉक्टर ने बताया कि इनकी तो मौत हो चुकी है। मैं खाला के गले लगकर रोती रही। मेरा बाप तब आया जब अम्मा का जनाजा हो चुका था। उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। मेरी माँ को गए 3 दिन हो गए थे जब अब्बा एक औरत और 2 बच्चों को घर ले आए और बोले, ये तुम्हारी माँ है। अब्बा ने ना जाने कब से दूसरी शादी कर रखी थी। उनकी बेटी मेरी ही हम उम्र थी, वो गोरी चिट्टी थी और उसका 7 साला एक भाई भी था। मेरी अम्मा को ना जाने कौन सा दुख खा गया था जो उनकी मौत हो गई। मैं अब्बा को ही कसूरवार समझती थी। उस औरत को आज 2 दिन हो गए। मुझे कहती, अरे कब तक माँ का शोक मनाओगी, चलो घर के काम करो। मुझे तो अम्मा कभी घर के काम नहीं करने देती थी। जब से अम्मा फौत हुई थी मैं स्कूल भी नहीं गई थी। मेरा स्कूल बंद कर दिया और मेरी दूसरी माँ मुझे घर के कामों पर मारने लगी। उसे देखा देखी मेरी सौतेली बहन भी मुझे काली बोलती और हुक्म चलाती। अब्बा रोज शाम को फूलों से भरा शापर लेकर आते। हमारे घर में गोश्त भी बनने लगा, चावल भी पकने लगे। मेरी अम्मा के होते हुए कभी हमारे घर में एक फल भी नहीं आया था। मेरे अब्बा ने जिससे शादी की वो औरत ज्यादा उम्र की नहीं थी, उसकी उम्र 30 साल होगी, लेकिन वो माँ के रूप में सख्त अजियत परस्त औरत थी। मुझे छोटी छोटी बातों पर मारती। मेरी अम्मा की हर चीज पर उसका कब्जा हो गया था। मुझे खाना भी सहन में पड़ी चटाई पर देती। मेरा बाप आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठकर हंसता खाना खाता। मेरा ही बाप मुझे भूल चुका था। मैं सर झुकाए प्लास्टिक की टूटी हुई चटाई पर खाना खाती और रात को उसी चटाई पर सो जाती। जब ठंड पड़ जाती तब भी मुझे किचन में ही सोना पड़ता। अब्बा ने वो किचन अब बनवाया था, वरना मेरी अम्मा ने तो कमरे के ही एक हिस्से में चूल्हा रखा हुआ था। अम्मा की जहेज की पेटी रखी हुई थी, जिसमें बहुत से बर्तन भी रखे हुए थे। मेरी अम्मा बहुत सलीकामंद थी, पैसे जोड़ जोड़ कर मेरे लिए कपड़े बनाती। जिस पंखे तले आज मेरी दूसरी माँ और उसके बच्चे सो रहे थे, वो भी मेरी माँ ने अपना पेट काट काट कर लगवाया था। अब्बा का तो कभी ध्यान ही नहीं गया था घर की जानिब। अब्बा घर में अपने बच्चों के लिए टीवी भी ले आए थे, जिस पर सारा सारा दिन इंडियन गाने सुने जाते थे, जिसकी आवाज बाहर गली तक जाती। वो माँ बेटी टीवी देखती, सो जाती और मैं घर के सारे काम करती रहती। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। मैं घरदारी में माहिर हो गई थी। आज तक मेरी माँ बहन ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। मेरी सौतेली माँ कहती, हमारा एहसान माना करो जो तुम्हें इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें
एक दिन भी अपने घर में बर्दाश्त ना करूं और घर से निकाल बाहर करूं। मेरा सौतेला भाई घर देर से आता था, वो गलत कामों में पड़ चुका था। उसने घर से पैसे चोरी कर लिए और इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। मेरी सौतेली माँ और बहन ने मुझे बहुत मारा। मेरा भाई पास खड़ा रहा, उसे जरा भी तरस नहीं आया था। मैं जानती थी कि पैसे उसी ने निकाले हैं। मैं अपनी हिचकियों को अंदर ही अंदर दबा लेती थी। मुझे नील पड़ चुके थे, सारे जिस्म में दर्द था। इस बात का अब्बा से जिक्र नहीं किया क्योंकि मेरी सौतेली माँ जानती थी कि पैसे उसी के बेटे ने निकाले थे। इन 17 सालों में एक बार भी मेरे बाप ने मुझे कभी देखा तक नहीं था, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की थी। मैंने अपना बचपन सिर्फ 7 साल जिया था, जब तक मेरी माँ जिंदा थी। जब मेरी सौतेली माँ आई, मेरा बचपन भी छिन गया। मैं एक मुलाजमा बनकर रह गई। एक बूढ़ी औरत थी जिसकी दुकान थी, वो भी पिछले साल अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरा अब कोई नहीं रहा था। मैं अपनी माँ को याद करती और रोती रहती थी और सो जाती। जिस दिन मैं लेट उठती, मेरी सौतेली माँ मुझ पर पानी डालकर उठाती, कभी मुझे थप्पड़ मारकर उठाती। मेरे बाप को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। कभी उसने पूछा तक नहीं था कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जब मुझे मेरी रंगत के ताने दिए जाते थे, मुझे मारा जाता, मेरा दिल करता इस घर से भाग जाऊं। फिर अपनी माँ की बात याद आती, बेटी कुछ भी हो जाए तुम इस घर से नहीं निकलना। बाहर की दुनिया एक भेड़िए जैसी है, तुझे नोच डालेगी। अब्बा मेरे लिए रिश्ते देखने लगे। कई लोग घर आते पर मुझे देखकर मुंह पर ही इनकार कर देते। मेरे कपड़ों पर जगह जगह पेमंद लगे थे, मुझे कभी नए कपड़े नहीं दिए गए थे। माँ बेटी अपनी उतरन देती थी। कभी रिश्ते वाले आते तो उनके पास बैठकर मेरे खिलाफ अजीब अजीब बातें करती। वो मेरी बहन को पसंद करके चले जाते। वो थी भी गोरी चिट्टी। उसकी माँ कहती, मेरी बेटी को कौन सा रिश्तों की कमी है, आप पहले इस काली चुड़ैल को हमारे सरों से उतारें। कल को लोग कहेंगे कि सौतेली माँ थी ना, इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता पहले कर दिया। पर मेरे लिए कोई भी रिश्ता आता तो वो मुंह पर जवाब दे देते। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती। जब बार बार आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए तो रूह जख्मी होने लगती है। उन्हीं दिनों मेरे ताया अब्बा आए और बोले, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हमारे साहब को एक काम वाली लड़की चाहिए जो उनके बेटे का ख्याल रख सके, तनख्वाह भी अच्छी देंगे। अम्मा ने पैसों की बात सुनकर फौरन हाँ कर दी। कहा, अरे इस कमबख्त को भेज दे, 4 दिन हम भी सुकून से रह लेंगे। अगले दिन ताया अब्बा और मेरे बाप ने मुझे उस बड़े से बंगले में पहुंचा दिया और खुद वापस आ गए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था और एक काम वाली थी जो खाना बनाती। मेरा दिल नहीं था यहाँ रहने को। वो काम वाली भी मेरे रंग पर हंस रही थी, कह रही थी, अरे छोटे साहब तो मेरे काम में नुक्स निकाल देते हैं, ये तो काली कलोटी है। मेरी आंखें आंसू से भर आई थी। वो बूढ़ा आदमी उठा और अब्बा को एक रकम दी। अब्बा की आंखें चमक उठी थी। अब्बा मुझे छोड़कर चले गए और वहां मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया गया जो उसी घर की बैक साइड पर था। मुझे अपने काम का नहीं पता था। जब वही काम वाली कहने लगी, आज तुम आराम करो, कल सुबह तुम्हें तुम्हारा काम भी समझा दूंगी। उस दिन खाने में बिरयानी थी, मैं खा रही थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। मैं खा रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। उस दिन मैं चारपाई पर सोई और देर तक सोती रही। किसी ने मुझे उठाया नहीं था। मुझे यहाँ आजादी महसूस होने लगी थी। नौकरानी ने मुझे कुछ कपड़े लाकर दिए क्योंकि मैं घर से खाली हाथ आई थी। उसने बोला, छोटे साहब बहुत सफाई पसंद हैं, उन्हें वो मुलाजिम भी अच्छे नहीं लगते जिनके कपड़े गंदे हो। मैं कपड़े बदल कर उसके साथ चली गई। बड़े साहब के साथ एक लड़का था जो 20-25 साल का होगा। उसने मुझे सर से पांव तक घूरा। वो एक खूबसूरत नौजवान था। मैं सर झुकाई खड़ी थी जब उस लड़के के दादा ने कहा, शहजादी आज से तुम्हें सिर्फ मेरे पोते शायान का ही ख्याल रखना है, इसके काम करने हैं, इसके अलावा तुमने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना। इससे पहले जो मुलाजिमीन यहाँ आए थे वो मेरे पोते को छोड़कर लापरवाही करते थे। मैं अब तक 10 नौकरानियां बदल चुका हूँ। इस बार तुम्हें ताया ने बताया कि मेरी एक भतीजी है जिसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करती है। मुझे उम्मीद है तुम शायान का ख्याल अच्छे तरीके से रखोगी। मैं बोल नहीं पा रही थी। वो लड़का मुझे घूर रहा था। इतना बड़ा घर भी पहली बार देखा था मैंने। मैं बार बार अपना चेहरा साफ कर रही थी। वो लड़का चुपचाप बैठा था और उस दिन से मैं उसके काम करने लगी। उसके साथ घर के पास ही बने पार्क में जाती।
یہ ایک نئی دنیا تھی میرے لیے، میں بہت خوش تھی۔ مجھے یہاں کوئی کالی یا منحوس نہیں کہتا تھا۔ مجھے اس گھر میں رہتے 3 ماہ ہونے والے تھے۔ ابا ہر ماہ آتا، پیسے لیتا اور چلا جاتا، ایک بار بھی مجھ سے نہ ملا اور نہ ہی میں واپس جانا چاہتی تھی۔ شایان اب میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتا، اس کا ہر کام میں کرتی۔ اسے جب کوئی کام ہوتا مجھے کہتا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، کبھی کبھی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگتا۔ ایک دن کچھ لوگ اس کے رشتے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے شایان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ٹانگوں سے معذور انسان کے ساتھ کسی کی بیٹی اپنی پوری زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ شایان کے دادا ابو بہت پریشان رہتے کیونکہ شایان ان کا اکلوتا وارث تھا۔ شایان اور اس کے ماں باپ ایک ہی گاڑی میں اپنے باپ کے گھر آ رہے تھے۔ برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب کو لگتا تھا کہ اب کوئی نہیں بچے گا، لیکن شایان بچ گیا اور وہ اپنی ٹانگیں کھو چکا تھا۔ اس کے دادا ابو پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ شایان کئی سال تک تو بول ہی نہیں سکا تھا۔ جس لڑکی سے شایان کی منگنی ہوئی تھی وہ بھی یہ کہہ کر چھوڑ گئی کہ معذور انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آج بھی جب لڑکی والے انکار کر کے گئے تو شایان بالکنی میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں آج تک اسے مخاطب نہیں کر سکی تھی، پر آج وہ بول رہا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا، شہزادی جب تمہاری ماں کی موت ہوئی تھی تمہیں کس نے سنبھالا تھا؟ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکی اور وہی فرش پر بیٹھ گئی۔ میں اپنی اوقات میں ہی رہتی تھی۔ میں نے کہا، چھوٹے صاحب مجھے کسی نے نہیں سنبھالا، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اور پھر میں اسے سب کچھ بتانے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس دن 7 ماہ میں وہ پہلی بار نارمل انداز میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے اسے فٹ بال کا شوق تھا، وہ ساری دنیا گھومنا چاہتا تھا۔ ہماری باتوں میں کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ شایان کے دادا کمرے میں آئے تو اسے مسکراتا دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما، اس کا حال احوال پوچھا۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گئی جہاں میرا باپ میری بہن کی شادیوں کے لیے پیسے لینے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، چائے پی اور پیسے لے کر چلا گیا۔ میری ستیلی بہن کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اب اسی سے شادی کرنے والی تھی، لیکن لڑکے والوں نے جہیز کی ایک لسٹ ابا کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ ابا ایک بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دوسری بیٹی پر قرض بڑھا رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں یہی ایک نوکرانی بن کر رہوں، یہاں سے کبھی نکل نہ سکوں۔ مجھے میری بہن کی شادی پر بھی نہیں بلایا گیا تھا اور نہ ہی بتایا گیا۔ میں یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، کم از کم یہاں میں سکون کا سانس تو لے رہی ہوں نا۔ میں شایان کی ویل چیئر دھکیل کر پارک جا رہی تھی جب مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گئی، لیکن سڑک ڈھلوان کی مانند تھی۔ جیسے ہی میں نیچے گری ویل چیئر تیزی سے نیچے جانے لگی۔ میں نے اپنے زخم کی پرواہ نہیں کی اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی، پر تب تک شایان گر چکا تھا۔ میرے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ میں شایان کو اٹھا نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک درد کی اذیت چھپی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے خود کو کسی ایسے روپ میں برداشت کرنا جس سے لوگ خار کھاتے ہوں۔ میرا رنگ کالا تھا پر میری ٹانگیں سلامت تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، کم از کم میں کسی کے محتاج تو نہیں تھی۔ جب سے شایان کو دیکھا تھا مجھے خود کی قدر ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پیر سلامت تھے اور شایان اس کے پاس تو سب کچھ تھا، لیکن دنیا دیکھنے کے لیے ٹانگیں نہیں تھیں۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتا تھا، اسے ہر وقت کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ شایان کے دادا نے جب شایان کے بازو پر چوٹ لگی دیکھی تو مجھے بہت باتیں سنائی۔ میں سر جھکائے سنتی رہی۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے، ارے تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی تھی، ہاتھوں پر تو نہیں نا؟ اگر میرے پوتے کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالتا۔ میرا سر مزید جھکتا جا رہا تھا۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور ابا مجھے لینے آ گیا۔ ابا کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، یہ بھی ان بڑے لوگوں کا احسان تھا۔ ابا پوچھتے رہے، اتنے سال کے بعد کیا ایسا ہوا جو ان لوگوں نے تمہاری چھٹی کروا دی؟ میں نے ابا کی مار سے بچنے کے لیے کہہ دیا، بڑے صاحب نے اپنے پوتے کے لیے ایک لڑکا رکھ لیا ہے، اب وہ اس کی دیکھ بھال اچھے سے کرے گا۔ میں تو بس چھوٹے صاحب کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ گھر آ کر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میں اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ میری ستیلی ماں کا آج بھی وہی رویہ تھا،
मेरी बहन शादी के दूसरे दिन घर आकर बैठ गई थी क्योंकि उसके शोहर को मोटरसाइकिल चाहिए थी। मुझे वापस आए 3 माह हो चुके थे जब एक दिन मेरी सौतेली माँ के कहने पर अब्बा मुझे रेलवे स्टेशन ले गए और कहा कि तू यहाँ बेंच पर बैठ, मैं टिकट लेकर आया। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि अब अब्बा मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। सुबह से शाम हो गई मगर अब्बा टिकट लेकर वापस नहीं आया था। मैं सब समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। सब घर वाले मुझसे तंग आ चुके थे। तभी मुझे बेकार चीज समझकर मुझे फेंक दिया गया था। मैं अपनी सोचों में बैठी थी जब वो औरतें मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देते हुए अपने साथ ले गईं। लेकिन मेरी टांगें कांपने लगी जब एक बंगले पर ले जाकर मुझे लाल सूट पहनाया गया और फिर मुझ पर घूंघट डाल दिया गया और कहा, आज और अभी तुम्हारा निकाह है। और फिर जबरदस्ती मेरा निकाह किसी से कर दिया गया। मैंने घूंघट उठाया तो मेरी जान ही निकल गई कि मेरा निकाह तो शायान से हो गया था जिसके घर में काम करती थी। शायान ने मुझे बताया उसे पता नहीं था जब दादा अबू ने तुम्हें निकाल दिया था। शायान कई माह उनसे जिद करता रहा मगर उसके दादा अबू टालते रहे और एक दिन शायान के दादा हमारी शादी के लिए खुद ही मान गए। और जब तुम्हारा बाप तुम्हें किसी के पास बेचने जा रहा था लेकिन इससे पहले ही हमने मुंह मांगी कीमत उन्हें दे दी। मैं कुदरत के फैसले पर आंसू बहा रही थी। शायान ने कहा, ये मत समझना कि मैंने अपनी माजूरी का फायदा उठाया है, पर मुझे लगा कि हम दोनों को बस एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। इसी वजह से मैंने तुमसे निकाह किया ताकि अब कोई हम पर उंगली ना उठा सके। मैं शायान की व्हील चेयर को धकेलने लगी और उस दिन से हम दोनों की जिंदगियों में बहारें आ गई थी।